अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हमेशा मैं अपने नाज़रीन को यही कहता हूं कि हर खबर पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि जो मुल्की हालात है वो आपको मालूम होना चाहिए। नाज़रीन, बात की जाए इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की या दीगर मुल्कों की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको मालूम है, इसराइल, अमेरिका, ईरान, अगर इन तीन मुल्कों की इस टाइम बात की जाए, जिस तरह के ये तीनों मुल्क जो हैं जंग की हालत में, अगर बात की जाए तो तीसरी वर्ल्ड वॉर भी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल ये जो तीसरी वर्ल्ड वॉर है, अब फिलहाल ये रुकी हुई है। ये क्यों रुकी हुई है, कैसे रुकी है, किसने रोकी है, आखिर इसमें किस किस का क्या किरदार है, इस सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है AR सिद्दीकी और सीनियर कानूनदान है और इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। मौजू की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें सके। तो बात करेंगे AR सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल। थोड़ा सा इंट्रो मैंने इसलिए लंबा किया ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि आज हमारा टॉपिक क्या है और किस टॉपिक की आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है सर, वो ये है कि ये बताएं, सबसे पहले तो मेरा यही बात करनी चाहिए, जंग कौन जीता और कौन हारा, ये बताएं सबसे पहले। जी, मैं अगर मुख्तसर इसका जवाब ये देखें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल लूजर्स हैं और ईरान फातेह है। अच्छा। और अगर इसकी तफसील चाहिए तो जो प्लानिंग ये कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी कि एक इंसान की कोशिश और सोच होती है लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सही। तो अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह ईरान को तबाह बर्बाद करने का सोचा था, उसमें उनको नाकामी हुई। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, उसमें अगर हम जाना चाहें उसकी एनालिसिस की हम एनालाइज करें कि हुआ क्या, तो आपको मालूम है कि जून 2025 में भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था और उसकी वजह यह थी कि ईरान को किसी तौर पे भी वो फ्लोरिश होना नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर खलीज या गल्फ की स्टेट्स की आप सियासत देखें तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री जो है अमेरिका और इजराइल के तहत काम ही कर रहे हैं, उनके कोई दुश्मनी नहीं है, उनके ताल्लुकात ठीक है। तो एक ही मुल्क है जो कि हिस्टोरिकली टफ टाइम देता आया है, स्पेशली 1979 जो इस्लामी इनकलाब आया और IRGC जो है उसने वेस्ट के अगेंस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट जब काम किया और इजराइल के अगेंस्ट, तो तकरीबन 47 ईयर से ईरान पे सैंक्शंस थे। अब दोबारा से अटैक करने का प्लान ये था कि 2025 में जब अटैक उनका नाकाम हो गया और फिर जंग बंदी हो गई, उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि अंदर से ही ऐसे लोगों को उठाया जाए जो इस्लामी इनकलाब के खिलाफ लोग एहतजाज करें, स्ट्रीट्स पे आए और फिर एक ऐसा समा किया जाए। आप बताएं कि जनाब ईरान जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के खिलाफ काम कर रहा है और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ काम कर रहा है, तो एक ग्राउंड बना के हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। मैंने उस पर भी ईरान ने काबू पा लिया, लेकिन उन पर जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज अमेरिका में मौजूद थे और उन्होंने मोटिवेट ये किया, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी डोनाल्ड ट्रंप के करीब, उसने एक ज़हन बनाया कि जनाब अगर हम दोबारा से अटैक करें और हम ईरान की जो अपर लीडरशिप है उसको खत्म कर दें, तो उसके बाद जो है हम 2 दिन के अंदर अंदर जो लोग स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे और इस्लामी इनकलाब जो 1979 से ईरान में हुकूमत कर रहा है उसके खिलाफ रिवॉल्ट आ सकता है और इनकलाब जो है एक नया इनकलाब, जमहूरी इनकलाब आ सकता है। उसके बाद हम अपने हैंड पिक लोगों को, जिस तरह रजा शाह पहलवी का बेटा तैयार बैठा था और उसकी फैमिली, हम उसको अपनी मर्जी से वहां पर हैंड पिक लोग बैठाएंगे और दोबारा से 1979 से पहले जिस तरह हम रिसोर्सेज ईरान के कंट्रोल कर रहे थे, ऑयल एंड गैस और डिफरेंट मिनरल्स को हम दोबारा से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा उनका जो प्लान था वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा हमने काम करना था, लेकिन देखा कि वाकई उन्होंने अटैक किया और तमाम बड़े शहरों पे उन्होंने ताबड़तोड़ हमले के साथ साथ जो ईरानियन अपर लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग आयतुल्लाह खामनाई साहब और फिर उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आर्मी के थे और जो मेन अदर लीडर थे, उनको अली लारेजानी भी उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन
उल्टा हुआ ये कि जो इंजीनियर भी इसमें सारे मारे गए, जो बहुत कुछ खत्म किया गया। तो उन्होंने ये समझा मतलब ये देखें कि जो अमेरिका है, अमेरिका ये समझ रहा था कि शायद मैंने जो इनकी मेन क़यादत है वो खत्म कर दी है, नेस्तो नबूद कर दी है। तो अमेरिका ये समझ रहा था कि मैं अब जो है कि ईरान के ऊपर कब्जा कर लूंगा या काबज हो जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल नाकाम हो चुका है। यहाँ पर इंक्लूड ये कर रहा हूँ जी जी कि उनका प्लान था कि जब ये हो जाएगा तो लोग सड़कों पे आएंगे और जो इस्लामी इनकलाब आया उसको खत्म करके जनाब वो सिस्टम चेंज कर देंगे। और लेकिन वो काम नहीं हो सका। जितने भी आप देख ले दुनिया के कांग्रेसमैन थे या पार्लियामेंटेरियंस थे, मीडिया पर्सनल थे या डिफेंस एनालिस्ट थे, सहाफी थे, वो इसी बात पे मुत्तफिक नजर आते हैं कि जनाब अगर जैसे जैसे लंबा होगा इसमें ईरान की फतह होगी और यूएसए और इजराइल की जो है ना इसमें शिकस्त छुपी हुई है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जैसे जैसे लिंगर ऑन हुआ और ईरान ने रेजिलियंस शो की, गैरत और हमियत शो की, जिसकी वजह से इसको बैकफुट पे जाना पड़ा। अच्छा, अब इसमें जो फतेह बात है कि आपने एक और प्रिंसिपल देखा कि बड़ी सी बड़ी ताकत अगर हो और अगर आप में रेजिलियंस है तो आप उनको टफ टाइम दे सकते हैं। एक तो ये प्रिंसिपल है। इसके साथ साथ एक और चीज भी डिफेंस हवाले से कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बेहतरीन एयरफोर्स हो, नेवी हो तो आप कब्जा कर सकते हैं। ईरान ने ये सारी प्लानिंग मैं समझता हूँ 30-40 ईयर्स पहले से ही की हुई थी, 30 ईयर्स स्पेशली, कि हम एयरफोर्स के जरिए नहीं शिकस्त दे सकते, नेवल के नहीं दे सकते, स्पेशली ईरान के सैंक्शंस थे। तो ईरान ने 30 साल से दो चीजों पे फोकस किया, स्पेशली मेन चीज पे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे। सही। उसको पता था कि हमारा जियोग्राफिया इस तरह का है कि जमीनी फौज किसी दूसरी फौज का जमीनी फौज उतारना ईरान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इस तरह है कि ईरान का आप अगर पूरा नक्शा देखें तो अगर साउथ की तरफ जाएं तो तमाम माउंटेन्स एरिया है, जैसे जोग्रेब या जैग्रेब माउंटेन्स है, और फिर नॉर्थ से होते हुए ये साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाता है और नॉर्थ की तरफ जो है वहां भी माउंटेन्स है। यानी कि मुख्तलिफ जगह से वो घिरा हुआ है और हुर्मुज पे उनका कंट्रोल है, एक्सेप्ट पाकिस्तानी जो बॉर्डर है वहां भी माउंटेन एरिया लेकिन कम है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान से तो फौज उतारनी नहीं थी। तो मुख्तसर ये था, मिसाइल की टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने डिफेंस किया और फिर उनको टफ टाइम दिया। अब जो शिकस्त की बात है, बहुत सी रीजन की वजह से मैं समझता हूँ ये अमेरिका की और इजराइल की शिकस्त है। नंबर 1, इजराइल जो पहले ही से ही पूरी दुनिया में जलील बदनाम हो रहा है बिकॉज ऑफ फलस्तीन के साथ जो एट्रोसिटीज है, और फिर 2-3 सालों में जो गजा के साथ किया गया, तकरीबन 60-65 हजार जो गजा के रिहायशी फलस्तीनी है उनको उन्होंने शहीद किया, फिर हजारों के हिसाब से जख्मी किया, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जो इसराइली है, ज़ायनिस्ट है, वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके थे। अब कहते हैं ना जलती पे तेल का छिड़कने का काम करना, तो ये जो नई जंग है उसकी वजह से आपने देखा कि अमेरिका ने पहले भी साथ दिया और आज भी साथ दिया। अब अमेरिका भी बदनाम हो चुका है। उसके नुकसान ये हुआ कि नेटो जिसकी सरबराही अमेरिका किया करता था, नेटो ने इस दफा उसका साथ देने से इनकार कर दिया। नेटो की अगर बात बहुत बड़ी बात है भाई, इसराइल की या अमेरिका की बात की जाए तो कहते हैं ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जी कंटिन्यू करें। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। मतलब एक तो ये फायदा, फिर नेटो ने एक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। ये बहुत बड़ा डेंट है, आने वाले वक्तों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने लगा है। अब इसके साथ साथ जो यूरोपियन बिल्कुल आ गया ना, देखे ना, नेटो उनके साथ था, नेटो दूर हो गया। तो इसके साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कभी अमेरिका को उन्होंने इस तरह जवाब नहीं दिया। जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का एग्रेशन अगेंस्ट ईरान था, उसके बाद मगरबी ताकतों ने बिल्कुल सीधा सा कहना टका सा जवाब दे देना। और सबसे पहले मैं कहूंगा हैट्स ऑफ टू स्पेशली पेड्रो सांचेज जो कि स्पेन के वजीर आजम थे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल खड़े होकर सामने बात की और डिफाइंस किया इजराइल को और डिफाइंस किया ट्रंप को। उसको देखते देखते जो इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी है वो भी शामिल हुई, फिर केयर स्टार्मर जो वजीर आजम ब्रिटेन है, फिर मैक्रोन फ्रांस के, तो खुल के बातें हुई। और फिर आपने देखा कि 27 कंट्री से 26 कंट्री यूरोपियन कंट्रीज के साथ हुए और उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर एक और एस्पेक्ट है जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि चाइना की क्या इसमें फायदा हुआ। चाइना ने आपने देखा आज तक गोली नहीं चलाई
और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में उसका असर नजर आने लगा है। और ये हकीकत सामने आ गई कि लोगों ने, कंट्रीज ने रियलाइज कर लिया है कि अब जो है अमेरिका वो सुपर पावर नहीं रहा जो हम समझते थे। अब चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता जो जड़ें अपनी फाइनेंशियल तरीके से, जो रिलेशन से, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरी दुनिया में रोड बिछाना, नेटवर्क और रोड के साथ रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पूरे एशिया में फैल चुका है। जी बिल्कुल यही बात है। तो उसकी वजह से आपने देखा इसी जंग के दौरान वहां पर वो पेड्रो सांचेज भी गए और कई जो सरबराह मुमलिकत गए, रशिया गए और नए पैक्ट होना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात, जो वियतनाम ताइवान को इस्तेमाल करता था अमेरिका चाइना के अगेंस्ट, उनकी जो कोमनतांग पार्टी है, मेन कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी जो सरबराह जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, वो वहां पर पहली दफा वहां चाइना गई और उन्होंने बड़े अच्छे खैर सगाली की बातें की। इसका मतलब है जो ताइवान है आगे चाइना से रिलेशन बनाने जा रहा है और एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो है ना ईरान इसमें कंकरेंट इस तरह से है कि रेजिलियंस ने शो किया कि जनाब हमने तुम्हें शिकस्त दी, जो जितनी धमकियां दी गई हैं उसको खातिर में नहीं लाया। और अगर ईरान से सैंक्शंस हट जाती हैं तो ईरान जो है पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। उसकी वजह यह है 1979 से पहले ईरान जो है इस्लामिक दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग था, उसकी जीडीपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन सैंक्शंस के बावजूद भी $450 अरब की ईरान की इकोनॉमी थी। और अगर सैंक्शन हट जाता है तो तकरीबन 100 बिलियन से $130 बिलियन जो है मुख्तलिफ मालिक ने देने हैं, समझ ले मकरूज है। लेकिन सैंक्शंस की वजह से वो वहां पर खड़े हुए थे। इनके अकाउंट भी जो है वो ब्लॉक है, उसमें भी कहते हैं बहुत से रीजन $200 अरब मिलियन तकरीबन कुछ इनका पड़ा। $127 अरब तो मुख्तलिफ मुल्कों ने कर्जे के हिसाब से देना है, क्योंकि पहले से इन्होंने पेट्रोल दिया हुआ था, गैस दिया हुआ था। चाइना है, इंडिया है, कतर है, अमेरिका है, जो अकाउंट इनके ब्लॉक जी वो ब्लॉक है। तो मुख्तसर ये पे अगर वो स्विफ्ट में शामिल हो जाता है और सैंक्शंस हट जाती है तो दुनिया की तमाम कंपनीज ईरान में आना शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान वहां से गैस, पेट्रोल और डिफरेंट एनर्जी जो मिनरल्स है वो वहां से ले सकता है। और पाकिस्तान में जो आम आवाम है क्या उनको पेट्रोल सस्ता मिलेगा? बिल्कुल, मैं क्लियर कर रहा हूँ, पेट्रोल सस्ता होगा, इजी एक्सेस होगी। आप पहले आप बना मिसाल के तौर पे ऑयल मंगवाते हैं सऊदी अरब से, और अभी तो अमेरिका के करीब रिलेशन की वजह से वेनेजुएला से भी मंगवाया गया। तो ईरान से अगर मंगवाते हैं तो आपके लिए जो चार्जेस हैं कम हो जाएंगे, जाहिर है कॉस्ट कम हो जाएगी, ईरान से इजीली एक्सेस होगा। तो रेट्स भी ईरान से आप कंपनसेट करके, अगर वो अरब से $100 में 1 बैरल बेच रहा है तो आप नेगोशिएट करके $90 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छा रिलेशन उनके साथ बनाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर मेनी अदर ग्राउंड्स जिसकी वजह से अब ये जंग भी रुकवाई है, तो अमेरिका ने अपनी वजह से रुकवाई है, क्योंकि उसको पता था आई एम द लूजर। और वहां पर आप अंदाजा लगाएं, सेंटिमेंट तो पूरा हुआ। अमेरिका में भी अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए थे। लोग वाज़ेह तौर पर कहते थे ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है लूजर, और जो अमेरिका है वो अमूमन ये कहा जा रहा है जी ये जंग हार चुका है। वैसे ये जो नाज़रीन आपको बता दूं, जो गोरे का प्लान होता है ना वो 100 साल आगे की सोच होती है। तो हम तो आज की बात सोच रहे हैं ना, अब डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी अगली 100 साल या 10 साल या 20 साल अगली प्लानिंग क्या है उसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो गोरे की प्लानिंग है वो आगे 100 साल आगे की सोचता है और हम आज की और आज में ही सोचते हैं। और आगे हमारे जो वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं उनने क्या सोचा है, आर्मी चीफ साहब ने क्या सोचा है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। जी अतीक भाई यहाँ से कंटिन्यू करें। आपने गोरे सोच की बात की है ना, तो ये इसमें मरूब होने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में हमेशा आप अगर तारीख में देखें तो बड़ी बड़ी कौमें आई और बिल्कुल अरूज पे आई और फिर जवाल आया। जी जी, तो उसकी मुख्तसर मिसाल दे दें
कि पूरी दुनिया में जो यूरोप में सबसे पहले निशात है, अमेरिका तो 300 साल पहले कोई था ही नहीं ना। अच्छा। तो ये जो यूरोप से निकले, ब्रिटिश से निकले, वहां पर जाके आबाद हुए। तो उस हवाले से मैं आपसे बता दूं, तो जब 16th सेंचुरी के राउंड अबाउट जब रिनेसेंस हुआ यूरोप में, तो दुनिया की वो जो यूरोपियन कंट्री से पूरी दुनिया में फैले, जिसमें स्पेनिश गए, फ्रेंच गए, ब्रिटिश गए, डच गए, पोर्टुगीज गए, मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने कब्जे कर लिए। ये एक बड़ी कहानी है। लेकिन 2-3 बड़ी सल्तनतें मैं समझता हूँ, या 4 आप कह सकते हैं। स्पेन सबसे पहले सही पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका की तरफ गया, नॉर्थ अमेरिका में गया और वहां पर उसने राज किया। और उस वक्त स्पेनिश जो है ना, वो पूरी दुनिया में राज कर रहे थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश गया, फिर ब्रिटिश ने आपको पता हाफ ऑफ द वर्ल्ड को कॉन्कर किया। फिर फ्रांस गया। अब मुख्तसर इसमें हम बता दें, लेकिन वही बात है कि हर कमाले राज वाले, हर कमाल को जवाल है। तो स्पेनिश ने, वो फिर लंबी डिटेल हो जाएगी क्यों जवाल है। तो मुख्तसर ये है कि तरीकाकार एक ही है। जब आप अपने खराजात पहले तो लूट मार कर रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं लूट मार की वजह से पूरी दुनिया को फतह कर ले और कब्जा कर ले। जिस तरह अमेरिका आज इस वक्त पूरी दुनिया में अड्डे 800 अड्डे बना के बैठा हुआ है, और उसके एक्सपेंडिचर भी हैं दीगर कंट्री, यानी कि आप अपने जेब से ज्यादा खर्चा शुरू कर देते हैं, जाहिर है। तो स्पेन ने मुख्तलिफ जगह पे उस वक्त फौजें खड़ी की हुई थी और वहां पर फौजों के अखराजात भी थे। तो मुख्तसर ये है कि जो पैसा लूट मार किया था, एक वक्त तक तो आपने अपने उस अखराजात जो लूट मार से किया है वो पूरा करते रहे। जहां वो अखराजात बढ़ गए और लूट मार जाहिर है एक हद तक ही निकल सकते हैं ना उनके पास से, तो उसकी वजह से सवाल आ गया। यही सेम हुआ ब्रिटिश के साथ कि जहां जहां गए वहां से लूट मार किया। मिसाल सब कॉन्टिनेंट की मिसाल दे, यहाँ से सैकड़ों अरब डॉलर लेकर गए और फिर राज किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी जो है कि पूरी दुनिया को कब्जा करना है, तो हर जगह फौज खड़े कर दिए, फौज के अखराजात बढ़े। लेकिन जो लूट मार एक हद तक बात तो लूट मार नहीं रहती, तो फिर जो पहले ही उनके रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल किया। और फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अखराजात बढ़ गए, वो कर्जे लिए ज्यूज से, ट्रेडर से। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, मुख्तसर ये कि उनके अखराजात ज्यादा बढ़ गए थे और पैसे कम थे, तो फिर वापस जाना पड़ा उनको। फिर अमेरिका ने तकरीबन 80 साल हुकूमत की और अपनी हर जगह टांग अड़ा दी है। तो ये टांग जो अड़ाना होता है और फिर अपने अखराजात से ज्यादा इनकम से ज्यादा अखराजात जब शुरू कर देते हैं तो जवाल आना शुरू हो जाता है। तो अमेरिका के साथ भी सेम हुआ जो स्पेन और इंग्लैंड के साथ हुआ। तो अब ये कहानी जवाल की तरफ जा रही है और नई उभरती हुई ताकत मैं समझता हूँ चाइना है। और चाइना ने एक गोली चलाए बगैर पूरी दुनिया में अपना असर रखा है, अपनी डेवलपमेंट की वजह से, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से, ये अपनी इकोनॉमी मजबूत करने की वजह से, और फिर पूरी दुनिया को कर्जा देने के जरिए, और फिर पूरी दुनिया में अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की वजह से पेनिट्रेशन करके, रोड्स बना के, रेलवेज बना के और हाईवेज के साथ साथ टनल्स बना के, और फिर AI इंटेलिजेंस के डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से अब स्विफ्ट का निजाम की जगह पे चाइना जो है वो SIPS सिस्टम लेके आ रहा है। उसके जरिए ट्रांजैक्शन होगी। अब डॉलर की जगह ट्रांजैक्शन आहिस्ता आहिस्ता युआन में जा रहा है। लोकल अब ब्रिक्स जो है बनाया चाइना ने तकरीबन 15 साल पहले, वो बड़ी तेजी से दूसरे ममालिक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स में सबसे पहले ब्राजील, इंडिया और रशिया और चाइना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे शामिल हो गए और लोकल करेंसी में अब इस्तेमाल शुरू हो गई। अब लोकल के पास ब्लॉक चेन करेंसी मुतारफ करवाई जा रही है, अल्टरनेटिव। यकीन जानिए एक वक्त आएगा कि ये लोग स्विफ्ट से स्विच ओवर करके तो चाइनीज सिस्टम में जिस वक्त गए, तो चाइना का जो अमेरिका का डॉलर है, जो पेट्रोल डॉलर की वजह से तकरीबन 50 साल से खड़ा है, नोट छापी जा रहा है क्योंकि सारी दुनिया उस पर ट्रांजैक्शन कर रही है। जिस दिन ट्रांजैक्शन खत्म हुई अमेरिका की इकोनॉमी बैठेगी। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जरूर बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो अमेरिका 50 स्टेट्स का मजमूआ है और वो भी जबरदस्ती इकट्ठा किया गया था। सबसे पहले 13 स्टेट्स थे, तो ताकत के जोर पे जो करते रहे हैं, तो जिस वक्त अमेरिका का फाइनेंशियल हुआ तो वो 50 स्टेट्स भी वो स्प्लिट हो जाएंगी, कई अमेरिका निकलेंगे इसमें से। नाज़रीन, जैसे अतीक भाई ने बात की कि जो चाइना है वो आने वाले वक्त में
सुपर पावर अपने आप को डिक्लेयर करेगा। चाइना एक दफा ये कोशिश कर चुका है। नाज़रीन, जैसे ही आपने एक लफ्ज सुना होगा आज से कुछ अर्सा पहले, कोरोना कोरोना कोरोना, और कोरोना का जो रोना था वो पूरी दुनिया में रोया भी गया और कोरोना को पीटा भी गया। नाज़रीन, कोरोना आने से पहले जो अमेरिका है, जो चाइना है, चाइना ने अपनी जो जंगी जो सामान था सारा, जो बैरी बेड़े थे या फिर तोपें थी या हेलीकॉप्टर थे या जो जंगी तैयारे थे, वो जैसे हमारा 23 मार्च में जो पाकिस्तान जो 23 मार्च मनाता है, जो अपने पास जो हमारे पास जो भी मिसाइल है, जो भी जंगी तैयारे हैं, वो हम दिखाते हैं पूरी अवाम को, और उसके साथ दूसरी कंट्रियां भी जो देखती हैं। तो ये एक होता है कि अपनी पावर शो करना। तो जो चाइना है वो अपनी पावर शो कर चुका है। चाइना अपने आप को पेश कर चुका है सुपर पावर के लिए, और जो अतीक भाई ने अभी बात की है इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि जो चाइना है वो आने वाले वक्त में सुपर पावर बन सकता है। चाइना ने आज से कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि मैं आने वाले वक्त में उस इंडस्ट्री को ताला लगवा दूंगा जिस इंडस्ट्री में जो जो चीजें बनती हैं, जिसमें ताला है, चाबी है, सुई है, दीगर ऐसी मशीनरी है या दीगर ऐसी चीजें हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो चाइना की ही मिलती है और आप खरीदते भी चाइना की ही है। मेरे पास अभी अगर बहुत सारी चीजों की बात की जाए तो इस वक्त जितने भी मेरे पास कहने के जो चीजें लगी हुई हैं, कैमरा है, ट्राइपॉड है, लाइट है, हर चीज चाइना की है। मेरे पास कोई भी कह लें कि अमेरिकन चीज नहीं है। तो यही होते हैं नाज़रीन, जो हर मुल्क की अपनी जो मजबूती होती है वो उन चीजों से होती है कि जब वो मजीद चीजें बनाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो उससे जब वो पैसा कमाता है तो उससे फिर मुल्क मजबूत होता है। जिस तरह अतीक भाई ने बताया कि जो अमेरिका है वो इतना ज्यादा खर्च कर चुका है कि अब उसके पास इतना है नहीं है। तो ये बात पहले भी कह लें कि इस चैनल पे या कह लें कि आपने दीगर चैनलों पे सुना होगा कि अमेरिका की जो मईशत है वो अंदर से काफी कमजोर हो चुकी है। और इस वक्त जो कह लें कि जो अमेरिका का ईरान से कदम पीछे हटाना है वो भी इस चीज का सबूत है कि जो अमेरिका है फाइनेंशियली तौर पे अंदर से काफी कमजोर हो चुका है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक कि जंग कौन हारा कौन जीता। तो फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो जो अमेरिका है वो ये समझता है कि मैं जंग जीत चुका हूं। बात की जाए ईरान की तो ईरान ये समझता है कि ये जंग मैं जीत चुका हूं। नाज़रीन, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कौन जंग हारा है कौन जीता है। फिलहाल इसका जो अंदाजा है वो नहीं लगाया जा सकता। उसकी वजह यह है अमेरिका ने चाइना का जो ईरान है उसका जो मेन क़यादत है, जो मेन लीडरशिप थी वो सारी खत्म कर दी है। तो फिर इसी टॉपिक के ऊपर मजीद बात करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मजीद जो हमारे पास है बेहतर रिपोर्ट आती जाएगी और अपने नाज़रीन से जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे और अतीक भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। JJTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JJTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।